अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4। दोस्तों देखिए टाइटल, था शिर वो द हान यू लाओ शिर। था शिर वो द हान यू लाओ शिर। शी इज़ माई चाइनीज़ टीचर। वो मेरी चाइनीज़ उस्ताद है। नीचे दिए गए वर्ड्स को तस्वीरों के साथ मिलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है था। था, इसका जवाब है बी। आगे था, इसका जवाब है ई। अब आप सोचेंगे कि दोनों था और जवाब मुख्तलिफ, तो इनके करैक्टर से आप फ़र्क महसूस कीजिएगा। पहला मर्द का और दूसरा औरत का है। आगे तीसरा थोंग शुए। थोंग शुए क्लासमेट, क्लास फेलो, इसका जवाब है सी। आगे फंग यो। फंग यो दोस्त, इसका जवाब है एफ। आगे हान यू लाओ शिर। हान यू लाओ शिर चाइनीज़ टीचर, इसका जवाब है डी। आगे चोंग को फंग यो। चोंग को फंग यो चाइनीज़ फ्रेंड, चाइनीज़ दोस्त, इसका जवाब है ए। अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ। इन द क्लासरूम, दो स्टूडेंट हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो एक पूछता है था शिर शई। था शिर शई, वो कौन है? तो दूसरा स्टूडेंट उसको जवाब देता है था शिर वो द हान यू लाओ शिर। था शिर वो द हान यू लाओ शिर, वो मेरी चाइनीज़ उस्ताद है। था चाओ ली युए। था चाओ ली युए, उसका नाम ली युए है। न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज। था, ये प्रोनाउन है ज़मीर, शी हर वगैरह, यानी वो एक लड़की। आगे शई, उर्दू में कहते हैं कौन, वो। आगे त, ये उर्दू में का की के माना के लिए इस्तेमाल होता है। आगे हान यू, ये चाइनीज़ लैंग्वेज का नाम है। अगला पैराग्राफ, इन द लाइब्रेरी, ये दो स्टूडेंट बैठे हैं आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तारुफ कर रहे हैं। तो पहला कहता है नी शिर ना कुओरन। नी शिर ना कुओरन, आप किस मुल्क के हो? जैसे हम कहते हैं भैया आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो, आप कहाँ से हो, तो चाइनीज़ में यूँ पूछते हैं नी शिर ना कुओरन, आप किस मुल्क से हो? तो आगे से वो जवाब दे रहा है वो शिर मई कुओरन। वो शिर मई कुओरन, मैं अमेरिका से हूँ। नीन, नीन, और तुम, यानी तुम किस मुल्क से हो? तो वो कहता है वो शिर चोंग कुओरन। वो शिर चोंग कुओरन, मैं चाइनीज़ हूँ, चाइना से हूँ। न्यू वर्ड्स, ना कौन सा। आगे वो कंट्री, मुल्क, कौम। न, ये सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, इसकी वजाहत ग्रामर में आ जाएगी। अगला पैराग्राफ देखिए, लुकिंग एट द फोटो, तस्वीर देख रहे हैं। तो एक दोस्त पूछता है था शिर शई, कि ये जो तस्वीर हमें नज़र आ रही है इसमें था शिर शई, वो कौन है? तो दूसरा दोस्त जवाब देता है था शिर वो थोंग शुए। था शिर वो थोंग शुए, वो मेरा क्लासमेट है, क्लास फेलो है। तो आगे वो कहता है था ना, और वो लड़की था शिर नी थोंग शुए मा। था शिर नी थोंग शुए मा, क्या वो भी तुम्हारी क्लासमेट है? तो वो कहता है था पू शिर वो थोंग शुए। था पू शिर वो थोंग शुए, वो मेरी क्लासमेट नहीं है। था शिर वो फंग यो। था शिर वो फंग यो, वो मेरी दोस्त है। न्यू वर्ड्स, नए अल्फाज। था प्रोनाउन है वो, एक मर्द। आगे थोंग शुए क्लासमेट। फंग यो फ्रेंड, दोस्त।
दोस्तों हमारा लेसन पूरा हो गया। अब आते हैं ग्रामर की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले दो लफ्ज़ दिए हैं, शई और ना। ये दोनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, यानी इनके ज़रिए सवाल किया जाता है और किसी की जिनसियत या नेम के बारे में पूछा जाता है। ये जैसे आप नीचे मिसालें देखें, करैक्टर में लिखी हुई हैं, आप सिर्फ इनका मतलब समझ लीजिएगा। शई शिर ली युए, ली युए कौन है? दूसरी था शिर शई, वो कौन है? था शिर शई, वो कौन है? तो दोस्तों यहाँ किसी की जिनसियत या नाम के बारे में पूछा गया और ये शई नाम या जिनसियत मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आ गया ना। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कौन सी किताब, कौन सा मर्द, कौन सी औरत वगैरह, तो ये भी ना उसी माना के अंदर इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल समझिए, ये करैक्टर में दी हुई है। ना पन शू, कौन सी किताब। ना ग रन, कौन सा मर्द। इसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले ना ये लफ्ज़ आता है और उसके बाद जो आपने पूछा है उसको ले आएंगे, और अगर दरमियान में उसका मयर वर्ड आता हुआ तो वो भी लगाएंगे। जैसे ना पन शू, ये पन जो लगाया हुआ ये शू का मयर वर्ड है। इस तरह ग, ये भी मयर वर्ड है। आप मज़ीद लेसन से इसकी मिसालें समझ सकते हैं। आगे है त, ये वाला लफ्ज़, ये भी करैक्टर में लिखा हुआ है। इसका माना आप इतना समझ लीजिए, जैसे उर्दू में का की के कहते हैं तो ये भी उसी माना के अंदर इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल, ली युए शिर वो द लाओ शिर, तो ये वो त लाओ शिर त, यानी मेरा उस्ताद। ली युए मेरा उस्ताद है। आगे दूसरी मिसाल, च शिर वो द शू, वो द शू मेरी किताब। इस तरह आप कुछ भी कहना चाहते हैं, उसकी किताब, था द शू, वो द शू, नी द शू, कोई भी आप मिसाल बना सकते हैं। इसमें ये द किसी चीज़ की निस्बत के लिए आता है। आगे देखिए, ये लफ्ज़ है न, ये सवालिया लफ्ज़ है। ये नाउन या प्रोनाउन यानी इसम या ज़मीर के बाद इस्तेमाल होता है और इसके अंदर एक पूरा सवाल छुपा होता है जो पीछे किया गया होता है। जैसे मिसाल देखिए कि किसी ने पूछा हो क्या तुम उस्ताद हो, तो आगे से जवाब देता है वो पू शिर लाओ शिर, मैं उस्ताद नहीं हूँ। वो शिर शुएशंग, मैं स्टूडेंट हूँ। आगे वो कहता है नी न, नी न, और तुम, क्या मतलब कि तुम कौन हो। तो ये न पूरे सवाल को अपने अंदर लिए हुआ था। इसी तरह दूसरी मिसाल, था च्याओ ली युए, उसका नाम ली युए है। था ना, और वो, यानी उसका क्या नाम है। जो उम्मीद है आपको ये न का समझ आ गया होगा। जी आगे कुछ ये मिसालें दी हुई हैं, सवाल हैं, या आप सारे लेसन की मदद से हल करेंगे। इनको ज़रूर कीजिएगा और ये भी खाली जगह जो फिल करनी है इनको भी आप लेसन की मदद से, लेसन आप अच्छी तरह से याद करें और खूब रट्टा लगाएं। उसके बाद इनको हल करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। ये आपके लिए बहुत ही अहम है। दोस्तों यहाँ टोन के बहुत ही अहम कानून रूल्स बताए हैं, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। पहला रूल ये है कि पहली टोन, उसके बाद अगर दोबारा पहली टोन, दूसरी टोन या तीसरी टोन आ जाए तो वो जो पहले वाली पहली टोन होगी वो चौथी टोन बन जाएगी। ठीक, मिसाल देखिए, ई चांग, इसके ऊपर असल में फर्स्ट टोन है ई, ओके। इसके बाद है चांग, इसके अंदर फर्स्ट टोन आ गई, तो ये ई वाली जो फर्स्ट टोन है ये चौथी बन जाएगी क्योंकि इसके बाद पहली टोन आ गई है, ओके। अगला ई थ्याओ, ई थ्याओ, ये ई असल में फर्स्ट टोन है यहाँ और आगे थ्याओ के अंदर सेकंड टोन आ गई, तो इस दूसरी टोन की वजह से पहले वाली फर्स्ट टोन चौथी टोन बन जाएगी, ओके। आगे ई चांग, तो यहाँ भी ई के बाद तीसरी टोन आ रही है तो लिहाजा ये पहली टोन चौथी टोन बनेगी, ई चांग, ओके। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगला दूसरा कायदा यह है कि जब पहली टोन के बाद दूसरी टोन आएगी तो ये पहली टोन दूसरी टोन बन जाएगी, ओके। जैसे ईटिंग, ईटिंग, तो यहाँ आई के ऊपर फर्स्ट टोन है लेकिन इसके बाद चौथी टोन आई है, लिहाजा ये फर्स्ट टोन सेकंड टोन बन जाएगी, ईटिंग, ईटिंग। इसी तरह अगली ई ख्वाई, ई ख्वाई, तो इसके अंदर भी अब आप इसको खुद से समझ लें। और तीसरा कानून ये है कि जब पहली टोन अकेली आ जाए या ये किसी नंबर के अंदर आ जाए तो ये पहली अपनी असल पे रहेगी। जैसे ती ई अर सान सा वो गिनती के अंदर आता है, वो असल पे
शिंग छी ई, ये अदद के अंदर आई है तो ये चेंज नहीं होगी। जब अकेली हो या किसी नंबर के अंदर हो तो चेंज नहीं होगी। ये 3 कायदे थे, इनको अच्छी तरह से समझ लें। दोस्तों यहाँ भी बहुत अहम कायदा बताया जा रहा है वाई और डब्ल्यू का। ये 3 लफ्ज़ ये हैं आई, यू और दूसरा यू जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, यू जिसको पढ़ते हैं। तो यहाँ कायदा ये है कि जब कोई फिनियन, चूँकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फिनियन 3 चीज़ों से बनता है, इनिशियल, फाइनल और टोन। तो बस औकात ऐसा भी होता है कि फिनियन के अंदर इनिशियल नहीं होता, ठीक है, सिर्फ फाइनल और टोन पे फिनियन बनता है। अगर वो फाइनल आई, यू और यू से शुरू हो रहा हो तो उस सूरत में वो आई, यू, यू, वाई और डब्ल्यू बन जाएंगे। यानी असल में तो वो आई, यू और यू होगा, लेकिन लिखने में वो वाई और डब्ल्यू नज़र आएंगे। इसकी मिसाल आप नीचे से समझें। जैसे असल में फाइनल है ई, इन, इंग, ओके, तो वो लिखने में यू आएंगे, ई, इन, इंग, वाई बन जाएगा, आई, वाई बन जाएगा, ओके। आगे यू की मिसाल देखिए, ये वू बन जाएगा। जब फिनियन के स्टार्ट में यू आ जाएगा तो वो डब्ल्यू बन जाएगा, ओके। तीसरी मिसाल यू, तो ये वाई बन जाएगा, आप जैसे कि मिसाल से देख रहे हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आगे मिसालें भी दी गई हैं, यहाँ से आप इनकी अच्छी तरह से मशक कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे करैक्टर हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम बता चुके हैं। तो दोस्तों इस पूरे लेसन की अच्छी तरह से मशक कीजिएगा। जितनी ज़्यादा मशक करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगी। ज़्यादा अहम है लेसन का तर्जमा और उसको पढ़ने का तरीका, यानी रीडिंग। आप रीडिंग अच्छी करें, तर्जमा अच्छा करें, ओके। उसके बाद ग्रामर जब आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, सबक लेसन आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, तो ग्रामर आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो दोस्तों आप मिलेंगे इंशाल्लाह लेसन नंबर 5 के अंदर। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।